नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में परिचय किया था कि प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, इसका उत्तर और पूर्व में ढाल किस दिशा में है, इसको हमने जाना था। और इसके उत्तर पश्चिम पूर्व दिशाओं में कौन कौन सी पहाड़ियों के द्वारा यह घिरा हुआ है, इसके बारे में जाना था। आज हमारा अध्ययन होगा कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इसका अध्ययन हम एक क्रम में करेंगे। आप देखिएगा, जब हम अंत होगा इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सभी पहाड़ियां और पठार याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम से। हमने बताया था आपको कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं अरावली। इसे बोलते हैं अरावली श्रेणी, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसे बोलते हैं अरावली पर्वत। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग आज से लगभग 500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से लगभग 5 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, जो कि धारवाड़ चट्टान से निर्मित है। इसका निर्माण धारवाड़ चट्टान से हुआ है और इसका विस्तार गुजरात के, यहाँ गुजरात का एक जगह है जिसे बोलते हैं पालनपुर। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक कुल 800 किलोमीटर में फैला हुआ है अरावली श्रृंखला, जिसकी यहां से देखें लंबाई तो कुल मिलाकर 800 किलोमीटर है। इसे उत्तर पश्चिम में उदयपुर जिले में जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अलवर जिले में, राजस्थान के अलवर जिले में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हर्षनाथ। और उत्तर पश्चिम में उदयपुर जिले में इसे जरगा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक जिला है राजस्थान का उदयपुर, यहां इसे जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है गुरु शिखर। इसका नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दोस्तों, एक बार प्रश्न पूछा था यूपीएससी में कि नीलगिरी और हिमालय के बीच, नीलगिरी और यहां आपको नीलगिरी दिखाई दे रहा है पर्वत और हिमालय, नीलगिरी और हिमालय के बीच सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? नीलगिरी और हिमालय के बीच सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो आपका आंसर होगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। मतलब नीलगिरी और हिमालय के बीच यही गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। यही सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते इस चोटी की इधर, यहां इसका विस्तार दिल्ली तक हो गया है, जहां इसे दिल्ली रिज और रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कौन सी पहाड़ी? रायसीना और दिल्ली रिज, ठीक है। दिल्ली में रायसीना और दिल्ली रिज की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस पर्वत को? इसी अरावली पर्वत श्रृंखला को। इसी अरावली पर्वत श्रृंखला को दिल्ली में रायसीना और दिल्ली रिज की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसी रायसीना की पहाड़ी पर, अर्थात अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है दिल्ली में, जिसे कहा जाता है रायसीना की पहाड़ी। इसी रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है आपका राष्ट्रपति भवन। जो राष्ट्रपति भवन है इसी रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये अरावली पर्वत देखेंगे उत्तर पश्चिम में, तो यहां उत्तर पश्चिम में जो अरावली पर्वत है, इससे 3 नदियां निकलती हैं। इससे 3 नदियां निकलती हैं।
दो नदियां इसके पश्चिम से निकलती है, एक नदी इसके पूर्व से निकलती है। जो पश्चिम से नदी निकलती है, एक का नाम है लूनी नदी, एक का नाम है माही नदी। एक का नाम है लूनी नदी, एक का नाम है माही नदी, जो कि अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती हैं। अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती हैं। लूनी नदी जो कि यहां अरावली पर्वत से निकलकर एक कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जो लूनी नदी है यह अरावली पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और वह नदी जो स्थल में ही विलुप्त हो जाए अर्थात समुद्र तक न पहुंच पाए, ऐसी नदियों को बोला जाता है अल्पकालिक नदी। ऐसी नदियों को बोला जाता है अल्पकालिक नदी। ऐसी नदी को बोला जाता है अल्पकालिक, अर्थात ये अरावली पर्वत से तो निकली लेकिन समुद्र तक अर्थात ये जो कच्छ की खाड़ी है यहां तक नहीं पहुंच पाई, इसी कच्छ के रण में विलुप्त हो गई। ऐसी नदी को बोलते हैं अल्पकालिक नदी। ऐसी नदी को बोलते हैं अल्पकालिक नदी। एक नदी और निकलती है इसके पश्चिम से जिसे बोलते हैं माही नदी। जिसे बोलते हैं माही नदी, जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। आप जानते हैं माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यही वो नदी है जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती है। आगे बढ़े, इसी अरावली पर्वत से एक नदी और निकलती है जो कि इसके पूर्व में प्रवाहित होती है। पश्चिम में 2 नदी हमने देखा, एक नदी लूनी नदी और एक नदी बनास, एक नदी आपका माही। यहां से इसके पूर्व से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं बनास नदी। बनास नदी अरावली के पूर्व से निकलकर और यह जो है चंबल नदी में मिल जाती है। यह चंबल नदी में मिल जाती है, जो कि चंबल की एक सहायक नदी है। जो कि चंबल की एक सहायक नदी है। तो और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी अरावली पर्वत में एक जगह है माउंट आबू। एक जगह है माउंट आबू, और इसी माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है यहाँ पे, जिसे बोला जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो कहां स्थित है? इसी माउंट आबू में स्थित है। तो ये हो गया दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वत के दक्षिण में, अरावली पर्वत के दक्षिण में एक पठार है जिसे बोलते हैं मालवा का पठार। हमारा अध्ययन इस तरह होगा, पहले हम अध्ययन करेंगे अरावली पर्वत जो कि हम कर चुके, फिर मालवा पठार, फिर विंध्य पर्वत श्रेणी, फिर नर्मदा भ्रंश घाटी, सतपूर्णा पर्वत, फिर पश्चिमी घाट का अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने अध्ययन किया किसका? अरावली पर्वत का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक पठार है जिसे बोलते हैं मालवा का पठार। जिसे बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है, अर्थात इसकी मिट्टी कैसी होगी? काली होगी। इसकी मिट्टी काली होगी। इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कुछ विस्तार इसका राजस्थान में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक इसका फैलाव जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ये जो मालवा का पठार है, यह चंबल नदी और इसकी सहायक नदियों ने क्या किया है? इसको बहुत ज्यादा काट छांट दिया है। बहुत ज्यादा इसको पूरी तरह से काट छांट दिया है, और यह जो है एक बीहड़ खंड के रूप में बदल गया है। यह एक बीहड़ खंड के रूप में बदल दिया गया है। किसके द्वारा? इसी चंबल और इसकी सहायक नदियों के द्वारा। और यह भारत का सबसे ज्यादा अपरदित क्षेत्र है। यह भारत का सर्वाधिक अपरदित क्षेत्र है। कौन? ये आपका मालवा का पठार। मालवा पठार से जानते हैं बहुत सारी नदियां निकलती हैं। जैसे एक नदी यहाँ चंबल बेतवा नदी निकलती है जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। एक नदी निकलती काली सिंध जो कि चंबल में मिल जाती है, और ये सारी नदियां जाकर किसमें मिल जाती है? तो यमुना में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यमुना मिल जाती है। और मालवा के पठार की अगर स्थिति देखें तो अरावली पर्वत के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में। अरावली पर्वत के दक्षिण में है और विंध्य पर्वत के उत्तर में, अर्थात विंध्य और अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य जो पठार है उसे बोलते हैं मालवा का पठार। उसे बोलते हैं मालवा का पठार।
आगे बढ़ते हैं मालवा के पठार के दक्षिण में, तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है जिसे बोलते हैं विंध्य श्रेणी, जिसे बोलते हैं विंध्य श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, जो विंध्य श्रेणी है इसके जो तीन पर्वत श्रृंखलाओं को, तीन पर्वत श्रृंखला दिखेगा, ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। विंध्य पर्वत को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां देखेंगे सबसे पूर्व में जो इसकी पर्वत श्रृंखला, इसको बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी, इसे बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी। इसके अगर चलेंगे पश्चिम में, तो यहाँ जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं भारनेर पर्वत श्रेणी। इधर जो है इसको बोलते हैं कैमूर, ये है इसको बोलते हैं भारनेर, और यहां जो है इसको बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, इसको बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। तो विंध्य पर्वत जो है कैमूर, भारनेर और विंध्य पर्वत श्रेणी के रूप में फैला हुआ है, विंध्य पर्वत श्रेणी के रूप में फैला हुआ है। और विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना पर्वत श्रेणी, इसका नाम है सद्भावना पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी। आगे बढ़ते हैं, और विंध्य पर्वत का विस्तार आगे तक चला गया है, यहाँ चला गया है झारखंड तक, जहां यह जो है पारसनाथ पहाड़ी के रूप में मिलती है। इसका जो अगला विस्तार है पारसनाथ, आगे मिलेगा झारखंड में जो है। आगे विंध्य पर्वत की अगर दक्षिण में चलते हैं, विंध्य पर्वत के दक्षिण में चलते हैं, तो यहाँ एक नदी भ्रंश घाटी है, यहाँ एक नदी भ्रंश घाटी है जिसे बोलते हैं नर्मदा भ्रंश घाटी। विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक भ्रंश घाटी है जिसे बोलते हैं नर्मदा भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर विंध्य पर्वत और सतपुड़ा, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में जो पर्वत इसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत, तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से अमरकंटक चोटी से निकलकर बहते हुए यह खंभात की खाड़ी में चली जाती है, यह खंभात की खाड़ी में चली जाती है। और नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे पहले रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, इसे पहले रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। नर्मदा नदी के अगर दक्षिण में चलते हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण में चलते हैं, तो यहाँ एक पर्वत है जिसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत, जिसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों यही क्रम चल रहा है, पहले हमने अरावली का अध्ययन किया, फिर मालवा पठार, फिर विंध्य पर्वत श्रेणी देखा, फिर हम नर्मदा भ्रंश घाटी को देखते हैं। और दोस्तों पुनः हम आपको ले चलते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी पर। तो हम आपको बता दिए थे इसके पहली वाली वीडियो में कि विंध्य पर्वत जो है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसके पहली वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ये वाली वीडियो आप पहली वाली वीडियो जब देख लेना इसके पहली वाली, तब इस वीडियो को देखना, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये विंध्य पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अब पुनः हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और हमने देखा नर्मदा भ्रंश घाटी, और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में है आपका सतपुड़ा पर्वत। ये जो सतपुड़ा पर्वत है यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, यह एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है, एक भ्रंश पर्वत है, एक भ्रंश पर्वत है। इसका निर्माण नर्मदा भ्रंश घाटी और ताप्ती भ्रंश घाटी, अर्थात इसका निर्माण जो है कि नर्मदा और भ्रंश घाटी, जो कि घाटियां इनके नीचे की तरफ धंस जाने की वजह से, नीचे धंस जाने की वजह से बीच का जो क्षेत्र है ये ऊंचा हो गया है, बीच का क्षेत्र ऊंचा हो गया है। इस तरह समझिएगा ब्लॉक पर्वत क्या होता है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र भ्रंश के कारण ये भी जमीन में धंस जाए, ये वाला क्षेत्र जमीन में धंस जाए, और यह भी क्षेत्र क्या हो जाए, जमीन में धंस जाए। ये वाला क्षेत्र जो है ऊंचा लगेगा, यहां से देखने में यह एक प्रकार का पर्वत दिखाई देगा, यह एक प्रकार का पर्वत दिखाई देगा। और ऐसे ही पर्वतों को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत, ऐसे ही पर्वतों को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। तो हुआ क्या कि जो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक घाटी है भ्रंश घाटी, अर्थात इधर वाला क्षेत्र भी धंस गया है। इसके दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है, अर्थात इधर भी जो भ्रंश के कारण जमीन धंस गई है, और बीच का क्षेत्र ऊपर की तरफ उठ गया है, और इससे निर्माण हुआ है आपका सतपुड़ा पर्वत। जैसा कि आप जानते हैं भ्रंश पर्वत को देखें
तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है सियरा नेवादा, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। एक भ्रंश पर्वत है आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि जर्मनी में रूर और राइन नदियों के द्वारा बनाया गया है। रूर और राइन नदियों के भ्रंश घाटियों द्वारा वहां भी क्षेत्र ऊपर की तरफ उठ गया है, जिसे कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और वैसा ही पर्वत आपके भारत में है, जिसे बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत क्रम से हो न होकर इसके जो कुछ प्रमुख चोटियां अलग अलग जगह पर दिखाई देती हैं, जो कि अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसकी एक जो पर्वत दिखाई देता है जिसे बोलते हैं मैकाल पर्वत, जो सबसे इसकी पूर्वी जो पर्वत है इसको बोलते हैं मैकाल पर्वत, इसको बोलते हैं मैकाल पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसी मैकाल पर्वत पर एक चोटी है जिसे कहा जाता है अमरकंटक, जिसे कहा जाता है अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी यहां से निकली है, इसका नाम है सोन नदी, इसका नाम है सोन नदी। और एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं नर्मदा नदी, एक नदी इसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में जल गिराती है, और सोन नदी जो कि उत्तर की तरफ बहते हुए यह पटना के पास जो है गंगा में अपना जल गिराती है। और दोस्तों यहां देखिएगा, ये जो आपकी जो सोन नदी है इसको तो जाकर यमुना मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी दिशा देखिएगा अचानक यहां से मुड़ जाती है। और इसके मुड़ने का कारण यह है कैमूर पर्वत श्रेणी, यह है कैमूर पर्वत श्रेणी, जो कि एक जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। यहां से जो है कि सोन नदी का जो रास्ता है इस दिशा में मोड़ देती है, मतलब इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन बीच में एक कैमूर पर्वत श्रेणी आ जाती है, जिसकी वजह से यहां से यह यू टर्न लेकर चली जाती है, गंगा मिल जाती है बिहार के समीप। तो अमरकंटक से कितनी नदियां निकली? दो नदी, एक नदी नर्मदा जो कि पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में जल गिराती है, और एक नदी है सोन नदी जो कि उत्तर में बहकर पटना के समीप गंगा में अपना जल गिराती है। ये हो गया। तो एक पर्वत है सतपुड़ा का सबसे जो पूर्वी पर्वत है, इसको बोलते हैं मैकाल पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल पर्वत की अगर पूर्व में चलते हैं, मैकाल पर्वत के पूर्व में चलते हैं, यहां एक पर्वत है जिसे बोला जाता है महादेव पहाड़ी, जिसे बोलते हैं महादेव, इसे बोलते हैं महादेव। और इसी महादेव पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ इसी महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और ये महादेव पहाड़ी भी कहां स्थित है? तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते तो यहां कुछ पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, जिसे कहा जाता है राजपीपला, इसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ियां, जो कि गुजरात राज्य में है। कहां है सब? गुजरात राज्य में है। और किस पर्वत का हिस्सा है? तो सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है। तो मैकाल और महादेव पहाड़ी, ये दो पहाड़ियां सतपुड़ा की मध्य प्रदेश राज्य में है, और यहाँ जो राजपीपला की पहाड़ियां हैं यह गुजरात राज्य में है, यह गुजरात राज्य में है। सतपुड़ा के दक्षिण में चलते हैं, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चलते हैं तो एक भ्रंश घाटी यहां है, यहां भी एक भ्रंश घाटी है जिसे बोला जाता है ताप्ती भ्रंश घाटी, जिसे कहा जाता है ताप्ती की भ्रंश घाटी। इस भ्रंश घाटी से एक नदी बहती है जो कि निकलती है बैतूल के पठार से। मध्य प्रदेश राज्य में महादेव पहाड़ी के दक्षिण में एक पठार है जिसे बोलते हैं बैतूल का पठार। इसी बैतूल के पठार से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी इस बैतूल के पठार से निकलकर पूर्व पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में जल गिराती है। तो अगर सतपुड़ा पर्वत की स्थिति देखें, अगर सतपुड़ा पर्वत की स्थिति देखें तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में जो पर्वत है उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। और यह एक प्रकार का कैसा पर्वत है? तो भ्रंश पर्वत है, ब्लैक पर्वत है। यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहां से शुरू हो जाता है आपका पश्चिमी घाट, यहां से शुरू हो जाता है पश्चिमी घाट।
यहां से आपका ताप्ती नदी के, यहां ताप्ती नदी तक हम पढ़े, ताप्ती नदी के मुहाने से एक जो है पर्वत शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, जो ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है, इलायची पहाड़ी तक, और इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, जो कि यहां से लेकर यहां तक मतलब उत्तर से दक्षिण तक कुल 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिमी घाट पर्वत। और यह पश्चिमी घाट पर्वत एक पर्वत न होकर यह एक प्रकार का भ्रंश कगार है, यह एक प्रकार का भ्रंश कगार है। और इसका निर्माण जब अफ्रीका भारत से टूटकर अलग हुआ था, उसी समय इसका निर्माण हुआ था। तो यह क्या है, एक भ्रंश कगार है। और पश्चिमी घाट पर्वत को आगे बढ़ते हैं, तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। और इसको सह्याद्री को दो हिस्सों में हम बांटकर अध्ययन करते हैं, एक है उत्तरी सह्याद्री, एक है दक्षिणी सह्याद्री। ये जो 16 डिग्री अक्षांश है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, 16 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। 16 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश को आपका जो कहा जाता है, 16 डिग्री के दक्षिण में इसे कहा जाता है दक्षिणी सह्याद्री, और 16 डिग्री के उत्तर में इसे कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री। तो यह सह्याद्री को दो भागों में बांटती है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। क्या नाम इसका? कालसूबाई। और यह किस पर्वत में स्थित है? तो हरिश्चंद्र पर्वत, यह हरिश्चंद्र पर्वत है में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी सह्याद्री में उत्तर में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ी, जो किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र राज्य में है, यह महाराष्ट्र राज्य में है। और इसी हरिश्चंद्र पहाड़ी पर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है कालसूबाई, जिसका नाम है कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, 1646 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। और किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो हरिश्चंद्र पर्वत पर। हरिश्चंद्र पर्वत किसके अंतर्गत आता? तो पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत, अर्थात उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत आता है। और यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य। हरिश्चंद्र पहाड़ी के चलते हैं नीचे, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही एक जो और चोटी आती है जिसका नाम है महाबलेश्वर, जिसका नाम है महाबलेश्वर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 3438 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर, जो कि इसी महाबलेश्वर चोटी से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं कृष्णा नदी, जिसे कहते हैं कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर चोटी से निकलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और पश्चिमी घाट के पूर्व में देखेंगे तो छोटी छोटी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, जो कि दक्कन के पठार, एक पूरा क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है देखिएगा, यह एक पठार जिसे कहते हैं दक्कन का पठार, इसे कहा जाता है दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही पूर्व में कुछ पर्वत श्रेणियां आती हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक है यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसका नाम है सतमाला, इसका नाम है सतमाला पर्वत श्रेणी। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ दिखाई दे रही है सतमाला के पूर्व में, एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं अजंता की पहाड़ी, जिसे कहा जाता है अजंता की पहाड़ी। आप अजंता और एलोरा की गुफाएं सुने होंगे, वो वही है अजंता की पहाड़ी जिसमें गुफाएं पाई जाती हैं। और यहाँ एक पहाड़ी है महाराष्ट्र राज्य में ही जिसे कहा जाता है बालाघाट पर्वत श्रेणी, जिसे कहा जाता है बालाघाट पर्वत श्रेणी। और ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। कौन कौन? हमने हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी को देखा, जिसके अंतर्गत कालसूबाई सबसे ऊंची चोटी, महाबलेश्वर, सतमाला पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, बालाघाट, ये सभी पर्वत श्रेणियां महाराष्ट्र राज्य में, ये सभी पर्वत श्रेणियां महाराष्ट्र राज्य में।
आगे बढ़ते हैं तो यहां आपका उत्तरी सह्याद्री था 16 डिग्री अर्थात गोवा, जो गोवा है यहां से गुजरती आपकी 16 डिग्री अक्षांश। इस गोवा राज्य के उत्तर में उत्तरी सह्याद्री और गोवा के दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1894 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 1894 मीटर। और यह दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कुद्रेमुख के दक्षिण में चलते हैं। कुद्रेमुख जो कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी, इसके दक्षिण में एक और पर्वत चोटी है जिसे बोलते हैं पुष्पगिरी चोटी, जिसे बोलते हैं पुष्पगिरी चोटी, जो कि दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी पुष्पगिरी चोटी के पास से एक नदी का उद्गम होता है जिसे बोलते हैं कावेरी नदी, जिसे बोला जाता है कावेरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका अध्ययन हम नदियों वाले चैप्टर में करेंगे। पुष्पगिरी के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिएगा ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यहां जो है ये पूर्वी घाट, यहां देखिएगा ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर्वत देखिएगा कुछ कटा छटा नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो हम आपको अगले वीडियो में बताए थे कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो ढाल है यह पूर्व की तरफ है, यह पूर्व की तरफ है। तो इससे निकलने वाली जो नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इसकी अन्य सहायक नदियों ने क्या किया है कि पूर्वी घाट पर्वत को काट छाट दिया है। इसलिए ये जो आपको क्रम में नहीं दिखाई देकर अलग अलग जो है पर्वत श्रेणियों के रूप में दिखाई देता है। ये देखिएगा ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट आकर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा पर मिल जाते हैं, जिससे एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं नीलगिरी की घाट, जिसे बोलते हैं नीलगिरी की घाट। ये कहां बनती है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्यों की सीमा पर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में फैला है? तो 3 राज्यों में। कौन कौन? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी नीलगिरी पर्वत पर एक पर्यटक स्थल है, एक पर्यटक स्थल है जिसे कहा जाता है ऊटी। ऊटी या ऊट कमंड, ऊटी या ऊट कमंड नामक पर्यटक स्थल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसी नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला क्या है? 2 पर्वतों के संगम है। 2 पर्वतों का क्या है? संगम। जो मिलन बिंदु है वही है आपका नीलगिरी पर्वत। और यहां पर आकर मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में। आगे बढ़ते हैं नीलगिरी से दक्षिण में। नीलगिरी के दक्षिण में यहां एक गैप है, इस गैप में एक दर्रा है, एक दर्रा है जिसे बोला जाता है पाल घाट दर्रा, जिसे बोला जाता है पाल घाट दर्रा, जो कि हम दर्रों वाले चैप्टर में इसको पढ़ा चुके हैं। दर्रा वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भारत के सभी दर्रों, दक्षिण भारत के दर्रे और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के दर्रे, सभी दर्रों को हमने पढ़ लिया था। तो यहां सिर्फ हम जो है दक्षिण भारत की पहाड़ियों और उनकी जो पर्वत चोटियों को देखेंगे। तो यहां एक दर्रा जिसे जानते रहेगा पाल घाट दर्रा, और यहां बीच में दिखेगा गैप आ गया। नीलगिरी के दक्षिण में एक गैप है जिससे 2 पर्वतों के बीच एक सकरा मार्ग मिल गया है, और इस गैप को बोलते हैं पाल घाट दर्रा। इस गैप को बोलते हैं पाल घाट दर्रा, जो कि किसके बीच है? तो नीलगिरी पहाड़ी और यहां जो पर्वत है इसको बोलते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, इसको बोलते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। और नीलगिरी के बीच एक जो है दर्रा जिसे बोलते हैं पाल घाट दर्रा, यह किसको जोड़ता है?
तो ये जो आपका इस पर्वत के इसके दक्षिण में केरल राज्य है और पूर्व में तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु के शहरों को जोड़ता है पालघाट दर्रा। आगे बढ़ते हैं तो नीलगिरी के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ है। नीलगिरी के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ है जिससे 3 दिशाओं में जो कि पहाड़ियां निकली हुई हैं। कितनी दिशाओं में? 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकली हुई हैं। तो ये देखिएगा यहां उत्तर में जो पहाड़ी है, उत्तर में जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। इसको बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। और इसी अन्नामलाई पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसे बोलते हैं अनाईमुडी। क्या बोलते हैं? अनाईमुडी। और अनाईमुडी की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर के साथ यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर। कहां पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। और अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर पूर्व में, अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर पूर्व में देखिएगा एक और पहाड़ी निकली हुई है। अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर पूर्व में एक और पहाड़ी निकली है जिसे बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। जिसे बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। इसे बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। और ये पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। यह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। और इसी पालनी की पहाड़ी पर तमिलनाडु राज्य में एक पर्यटक स्थल है। एक पर्यटक स्थल है जिसे बोला जाता है कोडाई कनाल। क्या बोलते हैं? कोडाई कनाल एक पर्यटक स्थल है। इसके पहले हमने पर्यटक स्थल पढ़ा था नीलगिरी पहाड़ी पर जिसका नाम था ऊटी या ऊट कमंड। ऊटी या ऊट कमंड। और नीलगिरी जो आपका पालनी पहाड़ी पर जो पर्यटक स्थल है इसे बोलते हैं कोडाई कनाल। क्या बोलते हैं? कोडाई कनाल। इसे बोलते हैं कोडाई कनाल। और अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में, ये तो हो गया आपका अन्नामलाई पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई पहाड़ी के उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला निकली हुई है, इसको हमने बोला पालनी की पहाड़ी। और इसी पालनी की पहाड़ी पर कोडाई कनाल नामक पर्यटक स्थल है। और दक्षिण में देखिएगा एक पर्वत श्रृंखला इस तरह निकली हुई है, इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। इसे बोलते हैं इलायची या कार्डामम की पहाड़ी। इसे बोलते हैं इलायची या कार्डामम की पहाड़ी। इसे बोलते हैं इलायची या कार्डामम की पहाड़ी जो कि कहां है? तो अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इलायची की पहाड़ी या कार्डामम की पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। इसके दक्षिण में चलते हैं तो तमिलनाडु राज्य में एक और पहाड़ी है जिसे कहते हैं नागरकोयल पहाड़ी। नागरकोयल पहाड़ी जो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। तो ये हो गया दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और अरावली पर्वत। हमने क्या क्या पढ़ लिया यहां पर देखते हैं। तो अरावली पर्वत हमने पढ़ा, मालवा का पठार पढ़ लिया, विंध्य श्रेणी पढ़ लिया, नर्मदा भ्रंश घाटी पढ़ लिया, सतपुड़ा पर्वत पढ़ लिया और पश्चिमी घाट पढ़ लिया। अभी अगले वीडियो में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये आपका शिलोंग का पठार और कुछ प्रमुख और छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।